डेट आज का क्या हो गया? आज का 7 तारीख है ना। ये हो गया हमारा 7 नवंबर 2025। इसमें हम लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं? जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, है ना। जेटेट की तैयारी कर रहे हैं तो अभी हमारा चैप्टर चल रहा है वो साइंस वाले के लिए। किसके वाले के लिए? साइंस वाले के लिए। साइंस वाला में अगर हम लोग देखना चाहते हैं कि यह है कहाँ पे साइंस। देखो स्क्रीन पे अभी तुम लोग को दिखाई देगा। विज्ञान है ना यहाँ पे। विज्ञान, यही विज्ञान वाला में देखो, ये तो वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया। कल वन उत्पाद भी कर लिए। आज हम लोग क्या करेंगे? प्राकृतिक घटनाएं और प्रबंधन। ये किस क्लास में है? तो क्लास 8 में है, देख लेना किस क्लास में है। क्लास 8 में। और चैप्टर का नाम पूछ लो तो चैप्टर का नाम क्या है? 15 है। क्या नाम है चैप्टर का? नाम 15। तुम लोग चाहोगे तो एनसीईआरटी को डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करके एक बार उसको देख लेना। हम उसी चैप्टर से ही इसको अपने तरीके से नोट्स बनाए हैं, है ना। वही तरीके से ही है। तो ये तो पता चल गया हमारा क्या है। शुरुआत में सिलेबस जानबूझ कर दिखा देते हैं। अब आते हैं हम लोग नोट्स में। किस पर आ रहे हैं हम लोग? नोट्स में आते हैं। तो नोट्स में आ रहे हैं तो नोट्स में सबसे पहले देखो प्राकृतिक घटनाएं क्या होती है। तो प्राकृतिक घटनाएं का मतलब सिंपल सा है। उस घटनाओं को कहते हैं जो मानव का क्रियाकलाप से नहीं बल्कि प्रकृति अपनी प्रक्रिया से उत्पन्न करती है। वो क्या है? प्राकृतिक घटना। कोई छींक दिया तो प्राकृतिक घटना होगा? नहीं ना। क्योंकि वो इंसान किया है। लेकिन अगर धरती छींकेगी, जैसे भूकंप आ गया, छींक कैसे हिल जाती है धरती। वो क्या? तेरा प्राकृतिक घटना। इनसे कभी कभी स्वाभाविक रूप से लाभ भी होता है। जैसे मल्टीप्लायर प्लायर जैव विविधता के लिए अवसर हो जाता है। लेकिन मुख्य रूप से इसका संबंध प्राकृतिक आपदा ही है। क्योंकि जब जब धरती हिलेगी तो तुम पूरा डुल जाओगे, सीधा धरती से स्वर्ग चले जाओगे। तो इस अध्याय का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं की प्रकृति को समझना, कारण जानना, प्रभाव जानना और उसका प्रबंधन, कि कैसे हमको उससे बचना है। यही हमारा इस चैप्टर का मतलब मुख्य सार है। अब प्रमुख प्राकृतिक घटना क्या क्या? तो देखो ये है सबसे पहले अर्थक्वेक। देखना होगा तो मेरा पुराना वीडियो अर्थक्वेक का बना है, जो दिव्या तुमको दिखाया था ना, टेक्टोनिक प्लेट। याद आ गया वो? हाँ, ज्योग्राफी में। तो प्लेट टेक्टोनिक्स है। यहाँ भूकंप आता है, जो जो मेन मेन है ना। तो पृथ्वी की क्रस्ट की प्लेटें खिसकती है, टकराती है या दबती है। क्या होता है मनीषा? ये क्या नाम है इसका? भारती जानती है टेक्टोनिक प्लेट क्या होता है? नहीं जानती है? कैसे बताते हैं? नहीं बता सकते इसमें, है ना। उसके लिए एनिमेशन लगाना पड़ेगा। इस तरह से होता है, हल्का सा दिखा देते हैं तुमको। जैसे कि ये ना एक प्लेट है। ये क्या है? प्लेट। इसी प्लेट के ऊपर में ना पूरा आबादी है। जैसे यहाँ इसके ऊपर पहाड़ है। पहाड़ वहाड़ के ऊपर में ही क्या है? मैदान है। और यहीं पर आदमी रहता है ना। ये प्लेट इतना मोटा है क्या? ये प्लेट इतना मोटा है। नहीं, यह प्लेट इधर खसक रहा है, इधर क्या है? घिसक रहा है। और नीचे में क्या है? तो नीचे बहता हुआ लावा है। नीचे क्या है? क्रोड, बहता हुआ लावा। ये प्लेट जा रहा है। तो जा रहा है ये प्लेट, धरती के नीचे वाला है। अब इधर से तो और एक प्लेट आ गया, वो थोड़ा इतना मोटा है। कितना मोटा है? इतना मोटा है। तो वो जो प्लेट है वो ज्यादा मजबूत है। वो क्या है? ज्यादा मजबूत। इसी गति की दिशा इधर है। तो ज्यादा मजबूत वाला है, तो छोटा वाला जो है प्लेट, वो डर के मारे टक्कर होगा। और टक्कर होने के बाद किधर चला जाएगा? डाउन में चला जाएगा। और ये जो मोटा वाला जो प्लेट दिखाई दे रहा है, मोटा वाला प्लेट जो है सो इसके ऊपर में ऐसा रहेगा, ऐसा होगा। तो जब ये वाला मुड़ जाएगा, तो जैसे ही मुड़ेगा तो होगा क्या कि यह लावा के और कांटेक्ट में ना आ गया। यहाँ पे तो बहता हुआ लावा है। और जैसे ही लावा के संपर्क में आ रहा है, यहाँ तो प्रेशर हाई है, दबाव भी ज्यादा है। तो लावा इसको पिघलाना चालू करेगा। ये जो प्लेट है, कहीं ठोस था, धीरे धीरे क्या तरल हो गया। तो तरल हो गया तो अचानक से यहाँ पे क्या होगा? आयतन इसका बढ़ गया ना। अब कुकर में तुम 2 लीटर का कुकर में उबाल रहे थे, अचानक जादू से अलादीन का जिन घुस गया, सीधा 10 लीटर पानी घुसा दिया है। तो अब क्या होगा? बूम होगा ना। तो ये हो गया बूम, यहाँ से फूट गया। फूट गया तो आदमी बोलता है क्या? भागो। क्या आया? भूकंप आया। तो भूकंप आने के पहले क्या होता है? ज्वालामुखी फूटता है। ज्वालामुखी क्या फटा। तो ज्वालामुखी फटेगा तो दरार करेगा ना भैया। तो दरार करेगा तो ये जो धरती है ये हिलेगी, डुल 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 डुल। जहाँ हिल गई डुल गई, वही आ गया भूकंप। देखना पुराना वीडियो। अंतर यही है कि ज्वालामुखी धरती के अंदर जो प्लेट है वो पिघल के लावा बन के पहले फूटता है। उसको बोलते हैं ज्वालामुखी। अब फूटने के लिए दरार चाहिए ना। तो दरार जब आता है तो धरती हिलती है, तो वो क्या हो गया हमारा? भूकंप आ गया। दोनों चीज हो सकता है कभी भी। जैसे मान लो धरती का प्लेट टकरा रहा है,
तो टकरा रहा तो वो नीचे जा रहा है, तो नीचे जा रहा तो हिलेगा डुलेगा ना। थोड़ी बोलेगा हम आसानी से, वो बोले मत जाने दो, वो बोले जाओ तुम, थप्पड़ मारेगा उसको तो वो धरती हिलेगी। तो पहले भूकंप आता है कई जगह, उसके बाद ज्वालामुखी फटता है, और कई जगह होगा कि पहले ज्वालामुखी फटेगा फिर भूकंप आएगा, दोनों कहना मुश्किल है कौन क्या आएगा। चक्रवात और तूफान, तो उष्णकटिबंधीय महासागर से गर्म हवा जाती है और वहीं पर ठंडी हवा भी मिल जाएगी, तो गर्म और ठंडा से मिलन से जानती है चक्कर चालू होगा। उष्णकटिबंधीय का मतलब ये सब ज्योग्राफी, प्योर ज्योग्राफी, ये धरती हो गया है ना। धरती वाला यहाँ जो सामने वाला जो रेखा है विषुवतीय रेखा, यहाँ से सूरज बाबा का रोशनी सीधा यहाँ डायरेक्ट पड़ेगा ना, तो गर्मी ज्यादा होगा। तो इसके सामने वाला जो भी हवा है वो कौन सा होगा, गर्म होगा, क्या होगा, गर्म। और यहाँ वाला जो ध्रुवीय वाला क्षेत्र है, यहाँ वाला हमारा क्या होगा, ठंडा होगा। अब ठंडा और गर्म जब मिलेगा तो गर्म वाला का होता क्या है कि आयतन गर्म वाला क्या होता है, कम होता है, सॉरी डेंसिटी क्या है, कम न होगा। गर्म चीज का डेंसिटी होगा कम, तो कम होगा तो वो किधर बैठेगा, गर्मी के कारण। वो देखो गर्मी के कारण वो ऊपर जाएगा, और इधर ठंडा वाला है, ठंडा वाला तो नीचे जाएगा। तो ये एक कैसा चक्र, साइक्लोन बन गया ना। तो उसी को क्या बोलेंगे, चक्रवात। तो उष्णकटिबंधीय महासागर से गर्म निकलेगा क्योंकि वो महासागर गर्म है। और वो तुम्हारा जो ध्रुवीय वाला महासागर होता है, आर्कटिक और अंटार्कटिक वाला, वो महासागर कैसा होगा। रुक जा, बता रहे हैं, रुको, बता रहे हैं। धरती कैसी है, ये धरती हो गई, ये क्या हो गई, धरती हो गई। अच्छा, सूरज जो सो गर्मी की वजह से कैसा होता है, लाल हो गया। अब पता चल गया कौन सूरज है कौन धरती है। अच्छा, सूरज से क्या निकलता है, ये ये देखो जा रहा है ना सूरज की किरण। तो ये बताओ कि सूर्य की किरण जो है वह तिरछा तिरछा कहाँ जा रही है, बता सकती है, तिरछा कहाँ लग रहा है, ध्रुव में नहीं लग रहा है। तो तिरछा जब ध्रुव में लग रहा है तो कौन सा होगा एरिया हमारा, बता बताना जरा। यहाँ रुक जाओ, पूरा ड्राइंग ही करना पड़ेगा हमको। हाँ, देखो ये वाला जो इलाका है, यहाँ से यहाँ तक जो तिरछा किरण पड़ रहा है, ये ठंडा हो गया, ये कौन सा हो गया, ठंडा। और यहाँ से भी यहाँ जो तिरछा वाला पड़ रहा है वो क्या होगा, थोड़ा ठंडा। और इधर जो बीच वाला, कलर बेकार ले लिए। और ये जो बीच है जहाँ सूरज की किरण धीमा एकदम डायरेक्ट पड़ रही है, वहां पे कौन क्या होगा, मतलब गर्म। तो यही कहलाएगा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ये क्या कहलाएगा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इसी को बोलते हैं विषुवतीय क्षेत्र, क्या बोलते हैं, विषुवतीय क्षेत्र। इसका दायरा 23.5 डिग्री, ऊपर 23.5 डिग्री और इधर साढ़े लिख। ये तो ज्योग्राफी ही है पूरा, बेकार लग रहा है तुम लोग को साइंस है ये। ये सब तो तुम क्लास छोड़ दी थी दिव्या कि मेरा टॉप सब्जेक्ट नहीं है। ये 23.5 डिग्री वाला ये वाला सीमा है, यहाँ से यहाँ कितना डिग्री है, ऊपर में 23.5। पढ़ा रहे थे पिछले बार इसको, कहती थी ये तो मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है, हम देखे नहीं थे तेरा साइंस, प्योर तेरा वही ज्योग्राफी है। तो उष्ण कटिबंधीय में गर्म ज्यादा रहेगा, तो गर्म ज्यादा रहेगा तो उसका कलर कैसा कर देते हैं, लाल। ये क्या हो गया, यहाँ गर्म ज्यादा हो गया, तो इसके आसपास में भी तो समुंदर है। तो समुंदर है तो समुंदर का हवा कहाँ, गर्म ना होगा। गर्म हवा कहाँ जाएगा, है बुद्धू, गर्म हवा डेंसिटी कम होता तो ऊपर न जाता है, ऊपर जाएगा। तो धरती से ऊपर का मतलब अंतरिक्ष में नहीं जा रहा है, वो धरती के ऊपर जा रहा है। और यहाँ वाला हवा ठंडा है, तो ठंडा बर्फ का रंग कैसा होता है बताना, सफेद। तो यहाँ से हवा निकला, वो किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है। ये किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, क्योंकि ठंडा है। और ये वाला क्या, गर्म है। तो ठंडा और गर्म का इसी तरह से ये वाला इधर जाएगा, है ना, ये वाला इधर जाएगा। और ये वाला इधर क्यों घूम रहा है, क्योंकि पृथ्वी की घूर्णन की दिशा ऐसे ना है, ऐसे है। और लाल वाला बोलेगा अरे बाबू तुम भाग कहाँ रहा है, तुमको तो अभी दौड़ा रहे हैं, ये इधर जा रहा है, ये क्या इधर गया। ठीक है, तो इधर गया तो यहाँ पर मिलन हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे मिलन हुआ तो क्या आएगा, चक्रवात आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। और कभी कभी ना ये सादा वाला ना बाजी मार लेगा, बोले तुम क्या पकड़ेगा, हम तो यहाँ पे हैं, हम यहाँ पहुंच गए। तो जब यहाँ पहुंचेगा ना, तो ये जो लाल वाला बोलेगा रुको हम यहाँ पहुंचे। जब यहाँ पर लाल वाला उसका मिलन हो गया, ये विषुवत रेखा वाला हो गया ना, भारत अमेरिका ये सब इसी में आ गया, तो इस इलाके में क्या हो जाएगा, चक्रवात आएगा।
तो याद रखना, अधिकतर बड़ा बड़ा और घनघोर चक्रवात पश्चिमी देश में आता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह ज्यादा ठंडा और गर्म भी है ना। तो वहाँ वहाँ का साइक्लोन का रफ्तार ज्यादा होता है, भारत वाला में थोड़ा सा कम होता है। समझ में आ रहा है दिव्या कि नहीं आ रहा है? तुमको आ रहा है भारती? कुछ कुछ आ रहा है तो इसको हम लोग साइंस के जरिए से पढ़ते हैं, हम लोग ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो असल में ये सब चीज एनिमेशन से देखोगे तब पढ़ोगे। चक्रवात ये अपने आप में तो एक चैप्टर ही है चक्रवात, तो तुम अभी साइंस के नजरिए से पढ़ो, ये क्या हमको प्रबंधन का खाली नाम जानना है, डीप में मत जाओ। अब हमारा बाढ़, बाढ़ कैसे होता है? भारी वर्षा से होता है ना बाढ़। सूखा का मतलब क्या है? वर्षा में कमी, उससे फसल वसल को नुकसान पहुंचा। भूस्खलन का मतलब क्या है? जमीन फिसल गया, देखे ना पहाड़ टूट के गिरता है, देखी कि नहीं वो सब वीडियो? और आकाशीय बिजली देखी है ना? हाँ, बिजली तो देखी हो, कैसे होता है? गिर गया बिजली सो, वो हो गया आकाशीय बिजली। हम्म, ठीक है, वही लाइटिंग स्टैटिक चार्ज हो गया। तो ये सब हमारा प्राकृतिक आपदा है, ये सब क्या है? हमारा प्राकृतिक आपदा है। देखो अब हमको इसका प्रबंधन कैसे करना है, तो सबसे पहले प्रबंधन को चार प्रमुख चरणों में देखा जा सकता है। कैसे? थोड़ा सा पॉइंट बना देना। पहला वाला नंबर में क्या होगा? पहचान। जैसे बाढ़ आ रहा है तो तुमको पहचानेगी ना, बाढ़ मेरे लिए खतरा है कि अवसर है। बाढ़ आएगा, नीतीश कुमार बोलेगा चलो जी ताली बजाओ, बाढ़ आ रहा है, मालूम है उसी को बहा के ले गया। तो तुमको पहचानना है कौन तेरे लिए खतरनाक है, कौन तेरे लिए अवसर देता है। पहला पहचान। दूसरा पहचानती क्या करिए? तैयारी। तैयारी में मैसेज में आता है भारत सरकार का कि आज चाईबासा में बारिश होने की संभावना है, यानी सरकार तैयारी कर रहा है। अब प्रतिक्रिया दे रहा है, चलो जी भागो घर में रहो, बिजली गिरेगा। और फिर अपना टीम भेजेगा, कहाँ कहाँ बाढ़ आया वहां बचाव का कार्य करता है। तो कितना स्टेप होता है बताना प्रबंधन में? चार। ठीक है, दोहराते नहीं है। तो पहचान में क्या क्या लेता है? तो भूगर्भीय मौसम संबंधी तो आता है मैसेज, हम लोग जो सैटेलाइट छोड़ते हैं ना सो। और भू विज्ञान संबंधी डाटा का संग्रह, डाटा का उनका संग्रह कैसे? सिस्मोग्राफ, ये सब पढ़ाया हुआ है, जानते हैं ना सिस्मोग्राफ क्या होता है? भूकंप नापने का एक मशीन होता है, वह कंपन को नापता है। लैंड स्लाइड मॉनिटरिंग सेंसर भी होता है। एक होता है जोखिम का मूल्यांकन, कि भाई बाढ़ आएगा तो कितने लोग हताहत होंगे, कितना धान हमारा डूब जाएगा, उसका मूल्यांकन पहले से लोग कर लेता है। और मानचित्र में बना लेता है कौन कौन सी इलाका हमारा संवेदनशील है। तभी ना मैसेज कर देता है कि चाईबासा में बारिश होगा कि कुमारटुंगी में। और फिर चेतावनी प्रणाली, चेतावनी प्रणाली में वो लोग सायरन बजा देगा, सुनामी आएगा तो मोबाइल में मैसेज भेज देगा, टीवी में बता देगा, रेडियो से बोल देगा कि 2 दिन में बारिश होने वाली है, अखबार में निकाल देगा। ये सब जहाँ संभव है वहां करता है। तैयारी कैसे करता है? प्रिपेयर कैसे करेगा वो लोग? तो तैयारी और न्यूनीकरण में सबसे पहले भूकंप जहां आने की संभावना है वहां पर वो लोग अपना मशीन बैठा देगा, अर्थक्वेक रेसिस्टेंस स्ट्रक्चर। दूसरा है कि वो लोग ऐसा बिल्डिंग बनाएगा जो कि भूकंप रोधी हो। जैसे ये सब बिल्डिंग भूकंप में गिर जाएगा, जापान वाला कैसा बिल्डिंग बनाता है? भूकंप आने पे भी हिलता डुलता है लेकिन गिरता नहीं है। जो तट का इलाका है वहां पर चक्रवात आता है तो उसको ध्यान में रखते हुए घर बनाने का आदेश देता है। कैसे घर बनाना है, क्या बनाना है? गांव का स्तर पर आपदा प्रबंधन का समिति बना देता है, उसको ट्रेनिंग देता है कैसे तुमको बचाव करना है। और प्रकृति आधारित समाधान करता है, जैसे जंगल को काटता नहीं है, हरित पट्टी को रखता है, तटबंध को मजबूत बनाता है, ताकि पानी मिट्टी के कटाव को क्या करे? तटबंध। पानी जो है तो इधर उधर बह रही है, नदी का बहता है ना, तो न, यहाँ का मिट्टी को डुबा के इधर काटा, फिर इधर काटा, फिर इधर काटा, फिर मिट्टी काट काट कर तुम यहाँ पे रह रही है ना? तो पानी तरह यहाँ तक पहुंच जाएगा, बोले बाबू अब अगली बार तुम्हें को ले जाएंगे हम। तो यही जो तट है ना, इसको ना बांध देता है। बांध देता है तो देखो मुंबई वाला में देखना, एक पिक्चर आता है उसमें दिखाएगा ऐसा करके क्रिस्टल टाइप का बोल्डर दिया रहता है। पिक्चर में नहीं देखी है? ऐसा सब बोल्डर लगा रहता है समुद्र के किनारे पे, वह एक दूसरे से सट सट करके रहता है। नहीं देखी है? उससे क्या होता है कि पानी कटेगा नहीं ना। अरे तालाब अच्छा छोड़ो सर, छोड़ो, तालाब देखी है? वो तालाब का मेड़ में सीमेंट से सीढ़ी बनाता है कि नहीं बनाता है? तो उससे मिट्टी का कटना बच गया ना। नहीं बनाएगा सीढ़ी तो तालाब काट देता है ना मिट्टी को, तो वही तटबंध है। तट को बांध दिया सीमेंट उमेंट से, चाहे जो उससे करके नीति नीति बनाएगा और कानूनी फ्रेमवर्क, जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 में है। प्रधानमंत्री राहत आपदा कोष है, पैसा उसमें जमा करवाता है। त्वरित प्रतिक्रिया कैसे देगा? आपदा अगर आ गई है तो तुरंत बचाव कार्रवाई होगा, हेलीकॉप्टर वगैरह भेज देता है ना, वो सेना को भेज देगा,
राहत सामग्री चिकित्सा भेजेगा, बचाव दल भेजेगा। अच्छा, और उसके बाद ना केंद्र और राज्य आपस में बतियाएगा भी। क्या भैया तेरे यहाँ क्या आदमी मरा? अच्छा, चिंता नहीं करो, हेलीकॉप्टर भेज दे रहे हैं। जन चेतना कराएगा, मीडिया का यूज करेगा, नागरिक का सहभागिता लेगा, और फिर डाटा का संग्रह करेगा। भूकंप आया था तो कितना खतरा था, क्या क्या हुआ, ताकि अगली बार नुकसान होने से बच सके, और पुनरुद्धार यानी कि खर्चा दे सकेगा। देता ही है, हाथी वाथी आता है तो सरकार देता है ना खर्चा। उसका बाद अगला स्टेप है पुनरुद्धार। जो जमीन उमीन टूट गया, मकान टूट गया, उसको फिर से बनाएगा, साफ सफाई करेगा, और प्रतिरोधक क्षमता का मतलब ऐसा बनाएगा ताकि वह दोबारा अगर भूकंप आए तो वह मकान न गिरे। अब देखो, सामाजिक आर्थिक पुनरुद्धार, जैसे कि प्रभावित हो गया, तुम लाखों रुपया का घर बनाए थे, डूब गया, बह गया, तो तुम क्या करेगी? रोड पे थोड़ी रहेगी, सरकार ने टेंट लगाएगा, तुमको फ्री में खाना खिलाएगा, और बिजनेस करने के लिए कुछ तुमको राहत के लिए क्या देगा? पैसा देगा। उसको बोलते हैं ना राहत शिविर, वो खोल देता है। और भविष्य प्रबंधन, यानी कि अब सरकार बेहतर नियोजन करेगी ताकि अगला कभी भी नुकसान प्रकृति से तुमको झेलना न पड़े। जमीन का उपयोग ऐसा करना है ताकि प्राकृतिक आपदा से तुमको रक्षा हो सके। और जलवायु परिवर्तन अनुकूल, क्लाइमेट चेंज को एडेप्टेशन में हमको शामिल होना होगा। जैसे हम लोग फैक्ट्री लगा दिए तो प्रदूषण बढ़ गया, तो वातावरण में तापमान बढ़ता न जा रहा है। तो अनुकूलन का मतलब फैक्ट्री से धुआं का उत्सर्जन कम करना है ताकि कार्बन का मात्रा कम हो, और आपदा प्रबंधन में हमको सुविधा हो, और अपने आप को उसी के अनुसार क्या करना है, ढालना भी है। ठीक है, सीख उपरांत विश्लेषण, यानी कि हमको हर एक आपदा से कुछ सीखना चाहिए ताकि भविष्य में जब भी आपदा आए तो हम क्या करें, खुद का बचाव कर सकें। ये सारा पॉइंट वहाँ एनसीईआरटी का दिया हुआ है। भारत में प्रासंगिक मुद्दे और चुनौती, तो भारत में क्या क्या चुनौती है? तो भारत में कई संवेदनशील क्षेत्र, जैसे हिमालय का क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, और भूदलित क्षेत्र। इसीलिए अंग्रेजी रखते हैं, खाली हिंदी में देखती दिक्कत होता है। भूदलित का मतलब जानती क्या है? जहाँ भूकंप हिल डुल रहा है, तो यहाँ नहीं कि वहाँ स्खलन हो जाता है। वो सब वीडियो यूट्यूब में नहीं देखते कि हिमाचल प्रदेश में क्या पूरा पहाड़ी धंस गया, देखे हो लैंडस्लाइड को? उसी को बोलता है भू दलित क्षेत्र, यानी लैंड स्लाइड क्षेत्र, जहाँ लैंड क्या करता है, स्लाइड करता है। जलवायु परिवर्तन के कारण घटनाओं की तीव्रता और आवृत्ति, यानी आवृत्ति का मतलब बार बार होगा, हर हफ्ता होगा, और तीव्रता का मतलब ज्यादा नुकसान करेगा। संसाधन की कमी है, हमारे यहाँ निगरानी प्रणाली अधूरा है, कहीं सेटेलाइट है, कहीं सेटेलाइट नहीं है, और स्थानीय भागीदारी का भी अभाव है। नीति का क्रियान्वयन नहीं, पॉलिसी बन तब गया कागज में, लेकिन वह अमल में नहीं न लाता है। अब जैसे भू तटबंध का रक्षा करना, जाओ कितना सारा नदी है, तट का कोई मरम्मत नहीं किया। डैम बनाता है तो मरम्मत नहीं करता, डैम अपना तट को काट देती। बिहार में जितना डैम है मिट्टी का बांध बना दिया है, जैसी बारिश होगा ना बांधे टूट जाएगा तो पूरा गांव का गांव डूब जाता है। और पुनरुद्धार जब होता है तो फंड का गैप होता है, सरकार को अभी पैसा देना चाहिए तो देगा जब बारिश में पानी लबालब भर गया तब देगा, जाओ जी सीमेंट डाल दो, तो अब क्या फायदा होगा तुमको? अरे छोड़ो यूपीएससी वाला को, है ना। खैर ये सब असल में एनसीईआरटी से ही यूपीएससी उठाता है। ये सब एनसीईआरटी का ही टॉपिक है जिसको कि यूपीएससी उठा लेता है। जैसे नीति और संस्था वाला इंपॉर्टेंट हो गया, भारत सरकार क्या क्या नीति बनाई और कौन कौन से संस्थाएं जो आपदा प्रबंधन के लिए बनाए गए हैं। तो क्या क्या हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए है, फिर राज्य के स्तर पर और जिला के स्तर पर। फिर कौन कौन सा कानून है जो आपदा प्रबंधन से बचाव कराता है? तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, कब आया था? 2005 में। अच्छा, फिर हमारा सतत विकास का मतलब क्या? लगातार विकास करो लेकिन कार्बन का उत्सर्जन कम करो। तो प्राकृतिक घटनाओं से जुड़ी जोखिम को समझना है कि ज्यादा जंगल काटेंगे और ऊंटा का फैक्ट्री को बढ़ा देंगे तो हमको नुकसान होगा। इसलिए जंगल भी बचाना है और फैक्ट्री भी लगाना है। भूगोल और पर्यावरण, यानी कि हम लोग जो वैसा क्षेत्र जहाँ जोखिम ज्यादा है उसको पहचान लेंगे कि उसके अंदर में अभी लावा पिघल रहा है, ज्यादा फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं करना है, जमीन का काट कूट नहीं करना है। नहीं तो जाओ कश्मीर, सरकार पहाड़ काट दिया है, सुरंग बना दिया ट्रेन का बैटरी बिछाने के लिए, तब ना वहाँ भूकंप भूकंप आ रहा है ज्यादा। तो वहाँ ये ज्यादा हिलाना डुलाना नहीं है। अच्छा, फिर अगला वाला देखो, प्रबंधन मॉडल, यानी कि बाढ़ से कैसे बचना, भूकंप है, चक्रवात है, ये सब का तुमको मॉडल बना करके पेश करना है।
कि कैसे हम सफलता से इसका क्या करेंगे, मुकाबला कर लेंगे। और मल्टी डिसिप्लिनरी होना चाहिए। जैसे प्राकृतिक आपदा है तो हर एक तरीके को ना प्रभावित कर रहा है, भूगोल को प्रभावित कर रहा है, पर्यावरण को, पैसा का भी नुकसान हो रहा है, समाज में लोग भी मर जा रहे हैं। तो सब चीज को देखते हुए हमको उसका क्या करना है, प्रबंधन करना, उसका नियम और नीति बनाना है। तो समरी में आ जाते हैं हम लोग। तो समरी में क्या देखें, प्राकृतिक आपदाएं हमें यह याद दिलाती है कि हम लोग जो योजना बनाते हैं उसको सही से प्रबंधन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रकृति का जो चक्र है और हमारा जो प्रबंधन है, दोनों में जरा सा संतुलन फिसला तो आपदा आएगा। कब भूकंप आएगा कहना मुश्किल है। इसलिए हमको पहले क्या करना है, पहचान रखना है, उससे पहले से तैयारी कर लेनी है, और प्रतिक्रिया और पुनरुद्धार हमको करना था। ये सारा एक सिस्टमेटिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सिस्टमेटिक। पहला में क्या आएगा, पहचान। उसके बाद क्या आएगा, तैयारी। फिर क्या आएगा, प्रतिक्रिया। फिर क्या आएगा, पुनरुद्धार। ऐसा हमको रेडी रखना होगा। अरे यही तो एनसीईआरटी है, हम तो डाउनलोड करो ना मोबाइल से। जो लिखा है वही पढ़ा रहे हैं। साइंस वाला तो इजी है, बहुत है आर्ट्स के मुकाबले। पूरा इतिहास का जितना सिलेबस है ना उतना, खाली हिस्ट्री का सिलेबस उतना जितना टोटल टोटल तेरा खाली साइंस है। बहुत है, कम, सबसे कम है साइंस, हम देख रहे हैं ना। गिना चुना चैप्टर है, और वो भी लोअर लेवल का लिख दिया। जैसे ये डिजास्टर मैनेजमेंट तो 8वीं का दे दिया है। तो 8वीं में कोई डरने वाला बात है नहीं, आसान है। हिस्ट्री वाला नहीं ना कि पूरा एकदम उठा कर कहीं कहाँ कहाँ फेंक दिया। तो अब देखो इसी से ना कंपटीशन में कैसे पूछेगा। तो ये तो तुम्हारा हो गया था पूरा एनसीईआरटी का पैराग्राफ जो डाला था ना, उसी को बोल रहे थे। ये एनसीईआरटी का हूबहू पैराग्राफ में ऐसा दिया है, ठीक है। लेकिन मान लो जेटेट वाला क्या करता है, उससे फिल्टर निकाल कर घी घी मक्खन निकालता है ना बाहर में, तो उसको हल्का सा ऐसा, 24 मिनट है तो हल्का सा देख सकती हो। मीनिंग और स्कोप में क्या आ गया, तो मीनिंग और स्कोप में तुमको ये चीज परिभाषा दे दिए हैं, मिल जाएगा, नोट्स दे देंगे वीडियो में, मिल जा रहा तुमको, है ना। इस तरह से कॉलम बना दिए। अर्थक्वेक क्या होता है, तो पृथ्वी के पपड़ी के नीचे टेक्टोनिक प्लेट वाला, तो साइक्लोन, फ्लूड, ये बाढ़ वाढ़ कैसा है, लैंडस्लाइड कैसा हो गया, लाइटिंग यानी बिजली करना, ये वाला ऐसा दे दिए हैं। मैंने एनसीईआरटी से हम अपना नोट्स बना दिए। शुरू वाला जो पढ़ा है वो क्या है, प्योर एनसीईआरटी है। ये सब क्या है, प्योर एनसीईआरटी। और वहां से इसको नोट्स में कन्वर्ट इस तरह से कर लो। तो पहला तो मीनिंग हो गया, दूसरा क्या है, कॉज, यानी कौन कौन सा कारण है प्राकृतिक घटना का। क्लियर हो गया ना ये। फिर अगला पन्ना में देखेगी तो प्रमुख प्राकृतिक घटनाएं क्या क्या, तो पहला भूकंप है। तो क्या है, तो उसका डिटेल दे दिए हैं। तो शुरू में डिटेल नहीं ना था, तो डिटेल में देखो, यहाँ ऊपरी केंद्र होता है, फोकस होता है, एपी सेंटर होता है, सिस्मोग्राफ होता है। उस समय दिव्या तुम आती थी, बाद में छोड़ दी, बोली ज्योग्राफी हमारा नहीं है ना, यहीं से। हाँ, हाँ ठीक है। फिर साइक्लोन है, तो साइक्लोन का हल्का सा क्या दे दिए हैं, हल्का सा दे दिए हैं, कहाँ हमारा अवदाब होगा, कहाँ तूफान होगा, कहाँ प्रबल चक्रवात होगा। उसके बाद देखो बाढ़ क्या होता है, तो बाढ़ का हल्का सा परिभाषा दे करके बता दिए, ये वाला बाढ़ है। उसी से ही सूखा क्या है, तो सूखा का हल्का सा परिभाषा दे के बता दिए कि सूखा क्या है। उसका भूस्खलन क्या होता है, लैंडस्लाइड, तो हल्का सा बता दिए कि लैंडस्लाइड क्या होता है, हल्का हल्का खाली। अब लाइटिंग क्या होता है, तो यही बता दिए कि क्या होता है, ये लाइटनिंग हो गया। अब इसका हमको चक्र देखना है, तो ये तो बता ही दिए हैं कि सबसे पहले हमको पहचान करना है, फिर तैयारी करना है, फिर प्रतिक्रिया देना है, फिर पुनरुद्धार करना है। ये सारा चक्र बताया है ना ये। तो ये फिर इसमें डाल दिए। अच्छा, अब संस्था क्या क्या बना और कानून क्या क्या बना है। तो देखो राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, एनडीए में है। राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, एनडीआरएफ है। राज्य का स्तर पर क्या है, एसडीए में है। और जिला लेवल पर क्या है, डीडीए में है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, सेंदाई फ्रेमवर्क है। ये सबसे क्वेश्चन रहेगा तो पकड़ में आ जाएगा, ऐसा कर दिए। हाँ, देखो ये भी हो गया। अब खूब ज्यादा डिटेल में जाना है तो खुद से मोबाइल से निकाल लेना, एनडीएमए का डिटेल निकल जाएगा। और ज्यादा गहरा, हालांकि उतना ज्यादा होगा ना। क्या जी, 2015 2030 फ्रेमवर्क है काम करने का। जैसे कि हम अपना फ्रेमवर्क क्या बनाए बताओ तो। हम बनाए हैं पिछले साल 24 से बढ़ाना किया, और 25 से, 25 का नवंबर में हम लोग एक डेट रखे हैं ना कि 15 नवंबर को सिलेबस हमारा खत्म हो जाएगा। ये हमारा फ्रेमवर्क है, उसी तरह से इसका फ्रेमवर्क है अभी जो बनाया है सो। हाँ, मैंने एक योजना बनाया है 15 से 30, फिर 15 साल का बनाएगा। अच्छा देखो ये तो हो गया। अब क्लाइमेट चेंज क्या होता है, तो जलवायु परिवर्तन क्या है, तो ये भी दे दिए क्या होता है, कैसे होता है।
याद रखना, ऊपर लेवल पे जाएंगे तो हर एक पॉइंट अपने आप में एक चैप्टर है। मतलब गर्मी में होना चाहिए था बारिश, तो हो रहा ठंडी में बारिश। देखते हो ना मौसम। धान लगाने वाला किसान बारिश इंतजार करता रह जाता, नहीं हुआ बारिश। और असल कारण तो वही है, कार्बन का बढ़ता प्रभाव है। तब पृथ्वी गर्म हो रही है ना। गर्म हो रही तो जलवायु बढ़, माने कि मौसम में बदलाव आ रहा है। अब रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी क्या क्या है, तो जीआईएस सिस्टम क्या होता है, रिमोट सेंसिंग क्या होता है, एआई क्या होता है, देखो यहाँ से पूरा बता दिए ना। स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम कैसे चलाते हैं। अच्छा अब देखो यहाँ नजर यहाँ रखना। अब तुम्हारा केस आधारित विश्लेषण है, क्या क्या हुआ था हमारे यहाँ भारत में केस। तो 2004 में क्या आया, सुनामी। तो कोस्टल फ्लड आया, बाढ़ आया, तटीय इलाके में लोग बह गए। 2013 में केदारनाथ में क्या था, भूस्खलन, देखे था, टीम आया था, बाढ़ आया, खाली मंदिर बच गया था। उसका केस स्टडी में 2019 में फानी नाम का एक साइक्लोन आया और तूफान मचा दिया था। 2018 में केरला में बहुत बड़ा बाढ़ आ गया, फ्लड। और 2023 में सिक्किम में क्या है, ग्लेशियर लेक पिघल गया। जो टूट गया ग्लेशियर, तो पूरा का पूरा गांव ही डूब गया था, बह गया था, देखी थी ना। तो ये सब क्या है, एक्स्ट्रा हम लोग डाल दिए हैं केस बेस की। हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या क्या घटना भी हमारे घटा है, ठीक लग रहा है ये सब। हाँ। अच्छा, अब यहाँ पे कंक्लूजन भी डाल दिए। ये हो गया हमारा क्या, पूरा कंक्लूजन। पूरा तो रेडी हो गया। और जो रेडी हो गया तो अब तुम क्विक रिवीजन कैसे करोगे, तो इतना सारा रिवीजन हो गया, एक पॉइंट से लेकर क्या 10 पॉइंट। इसको अच्छे से लिख लेना, अच्छे से करना, और पूरा हर एक का डिटेल को कर लेना। मिल गया, अब तुम लोग रेडी हो थोड़ा कसरत करने के लिए। कसरत किया जाए। तो देखो पहले हम लोग अपना कोचिंग का नाम दिखा देते हैं। कोचिंग का नाम यहाँ डाल दिया है कि नहीं डाले हैं। भूल गया डालने के लिए, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। कहाँ आप या क्लास। ओहो, ये है आप या क्लास, ठीक है। तो तुम्हारा सबसे पहला क्वेश्चन किससे दिए हैं, अर्थक्वेक से दिए हैं, है ना। भूकंप से दिए हैं। ये ज्योग्राफी वाला सबका काम का आएगा ये आर्ट्स वाला का है, और तेरा साइंस कॉमन टॉपिक हो गया ये। क्या होगा पहला का आंसर, भूकंप मुख्यतः किस कारण से होता है। देखो सुनो, ज्वालामुखी विस्फोट से भी होगा, टेक्टोनिक की गति से भी होगा, है ना। याद रखना। लेकिन अगर सही पूछा जाए तो भूकंप जो है सो टेक्टोनिक की गति से ही होता है। टेक्टोनिक की प्लेट जब एक दूसरे से टकराती है तो धरती हिलती है, तो क्या होता है, भूकंप आता है। क्योंकि पहले टकराएगा तभी ज्वालामुखी फूटेगा, तब ना पिघलेगा। इसलिए सही आंसर क्या होगा, बी होगा। सही आंसर क्या होगा, बी। दूसरा वाला क्या होगा बताना जरा। भूकंप की तीव्रता, सिस्मोग्राफ कहाँ है, यहाँ ये वाला ठीक है। भूकंप, अच्छा वहाँ दे दिया। तीसरा वाला क्या होगा। क्या होगा बताओ। एपी सेंटर कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एपी सेंटर। ये क्या, देखो, फोकस का मतलब होता है भूकंप जब भी आता है, भूकंप जब पृथ्वी में लावा जब पिघलेगा ना, तो एक ही बिंदु पे पिघल कर क्या ऊपर उठेगा। पहले यहाँ पे ब्लास्ट होता है, यहाँ पे क्या होता है, ब्लास्ट। और यहाँ पे धरती के ऊपर क्या है, प्लेट है, धरती के ऊपर क्या है, प्लेट है। और यहीं पे आदमी क्या है, रह रहा है। यहीं पे आदमी क्या रह रहा है। तो प्लेट दूध का छाली इतना पतला थोड़ी होता है भाई, ये प्लेट तो बहुत ज्यादा ना मोटा हो गया। और ये बूम करके इसको ना ऐसे एक घूसा मारा। एक घूसा मारा, पहले यहाँ पे असल कंपन कहाँ होता है, नीचे होता है। एक घूसा मारेगा तो ये प्लेट क्या होगा, अब ऐसे करके ऊपर नीचे हिल गया, ऊपर नीचे हिल गया। अब क्या होगा कि क्या होता है, ठीक जहाँ पे घूसा मारता है उसका ठीक 90 डिग्री ऊपर बढ़ेगी। तो यहाँ धरती का सतह पे ये वाला लाइन जहाँ पे मिलेगा ना, वह बिंदु कहलाता है क्या, एपी सेंटर। यानी कि इस बिंदु के ठीक नीचे यहाँ क्या हुआ, धमाका हुआ। इसको जहाँ धमाका होता है उसको फोकस बोलते हैं। इसको केंद्र बोलते हैं, इसको क्या, यह केंद्र, यह भूकंप का केंद्र। हाँ, तब ना बोलता है कि भूकंप आया है और उसका जो केंद्र है वह इतना मीटर नीचे पाया गया। बोलता है ना, यही चीज है। तुम लोगों को जानती है, वो ज्योग्राफी वाला हमारा वीडियो देख लेना चाहिए, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाए हैं। होगा, हाँ होगा ये। ठीक है, तो ये सारा तुम्हारा होमवर्क है, ये सारा क्या है, होमवर्क है। इसमें हम 5 क्वेश्चन दिखा रहे हैं, पांचों क्वेश्चन तुम लोग कमेंट में आंसर देना, तो देख लें क्या यार। ये भी क्वेश्चन का कमेंट में आंसर दे देना, क्या होगा, भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर मापी जाती है। रिएक्टर स्केल पे मापी जाती है, तो हम ही बता दे रहे हैं, अब ये वाला हम नहीं बताएंगे, ये वाला तुम ही लोग बताना। 5वां नंबर क्या हो। हम्म।
हाँ ठीक है। अचानक हिलना पपड़ी के नीचे ऊर्जा का मुक्त हो जाना होगा। क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, तो ये सब बाद में कर लेना, मैंने बाद में ग्रुप में दे दिए हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय नगर सबसे अधिक भूकंप मैंने कि जोन में है? चेन्नई है, मुंबई। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसको जाओ खुद से पढ़ो। और खुद से पढ़ने के बाद ये जो वीडियो जब जाएगा ना, उसमें का कमेंट में अपना क्या करना, आंसर कर देना, हमको पता चल जाएगा कि तुम पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। ठीक है, इतना ही खत्म करते रहे।